हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम को देखते हुए यहाँ पर मैं दूसरा अधिनियम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 यहाँ पर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इससे पहले मैंने बाल विवाह संबंधित अधिनियम डाल चुके हैं, जिसको आप देख सकते हैं। मेरे प्ले लिस्ट में चाहिए जिसमें महिला सुपरवाइजर करके लिखा होगा नीचे, वहां पर उसमें बहुत सारे वीडियो मैं आपको डाल रहा हूं और देते चला जा रहा हूं। मेरा मकसद यहाँ पर पूरा पढ़ाने का है, तो आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं। तो दहेज का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले ये होता है दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 को दहेज निषेध अधिनियम संशोधन अधिनियम 1984-1986 के तौर पर संशोधित किया गया, जिसमें दहेज को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। मैंने एक प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछे धारा, तो आपका धारा 2 में दहेज को परिभाषित किया गया। क्वेश्चन बन सकता है यह अधिनियम कब प्रवर्तित हुआ? तो 1961, जैसे नाम से स्पष्ट है 1961। बताते भी जा रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दहेज क्या है? तो दहेज से संबंधित दहेज का अर्थ है प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर दी गई कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, सुरक्षा या उसे देने की सहमति, या आप दिए हो या देने की सहमति होता हो, यहां पर लड़की वाले की तरफ से लिया जाता हो, तो दहेज के अंतर्गत आएगा। विवाह के एक पक्ष के द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को, या विवाह के किसी पक्ष के अभिभावकों द्वारा, या विवाह के किसी पक्ष के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को शादी के वक्त या उससे पहले या उसके बाद कभी भी, जो कि उपरोक्त पक्षों से संबंधित हो, जिसमें मेहर की रकम सम्मिलित नहीं की जाती। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट होगा, ये मेहर क्या है? ये मेहर अगर बात किया जाए तो मुस्लिम पद्धति में मेहर का प्रयोजन होता है। इसमें लड़की वालों को देते हैं, ठीक है, लड़की वाले को भी नहीं देते, विशेष करके लड़की को देते हैं मेहर, है ना। और बिना मेहर के शादी या निकाह नहीं होता, तो इसको बताए, इसको सम्मिलित नहीं किया गया इसमें, है ना। अगर व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत लागू होता तो ये सम्मिलित नहीं होगा। इस प्रकार दहेज से संबंधित 3 स्थितियां बन जाती है। कौन कौन सी 3 स्थितियां बन गई? तो हम यहां पर देखते हैं, विवाह से पूर्व अगर धन दिया जाता तो भी दहेज के अंतर्गत आएगा, विवाह के अवसर पर दिया जाता तो भी दहेज के अंतर्गत आएगा, और विवाह के बाद भी अब दिया जा रहा है तो दहेज के अंतर्गत आएगा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 सभी समुदाय और धर्म को मानने वालों पर लागू होता है। क्वेश्चन यहां पर ऐसे बन जाएगा कि भैया कहां लागू होता है? क्या हिंदू में लागू होता है, मुस्लिम में लागू होता है, सिख में लागू होता है, या सभी में लागू होता है? ये 1961 का जो बताया है, ये सभी धर्मों पर मानने वालों पर लागू होता है। और यह अधिनियम 20 मई 1961 को अधिनियमित हुआ। क्वेश्चन पूछ सकता है कब अधिनियमित हुआ? तो 20 मई 1961 को अधिनियमित हुआ। दहेज और स्त्री धन, थोड़ा सा एक चीज याद रख लो, दहेज और स्त्री धन में क्या अंतर है, इस चीज को देख लेते हैं। तो स्त्री धन वह धन या समान है जो किसी भी विवाहिता महिला को विवाह के समय स्वेच्छा से दिया जाए। अगर स्वेच्छा से बाप मां कोई रिश्तेदार आपको दे रहे हैं, यहां पर गहना दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो दहेज के अंतर्गत नहीं आएगा वो। अगर विवाह से पहले ही प्राप्त संपत्ति कोई भी महिला अपने साथ ससुराल में अपने साथ लेकर आती है, तब उस संपत्ति या सामान को भी स्त्री धन माना जाएगा। विवाह के समय मिला दहेज रूपी सामान या संपत्ति भी स्त्री धन माना जाता है। दहेज लेने पर सजा, अब मेन आपका आ जाता है कि दहेज अगर लेता है कोई व्यक्ति तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति दहेज लेने या देने, उसके लिए उकसाने का दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल का कारावास तथा जुर्माना 15,000 से कम ना हो, दहेज का मूल्य जो भी अधिक हो वह सजा दी जा सकती है। दोनों में दिया जा सकता है, 5 साल के साथ साथ 15,000 जुर्माना, माने अधिकतम 5 साल यहां पर दिया जा सकता है, कम भी दिया जा सकता है यहां पर। तो अधिकतम जो है 5 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना। क्वेश्चन ये बन सकता है, किसी भी प्रकार से दहेज की मांग करने पर कम से कम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास हो सकता है और 10,000 रुपए जुर्माना। कभी कभी होता है ना, शादी नहीं हुई, शादी से पहले ही दहेज मांगने लगते हैं कि हमारा लड़के के साथ आपकी लड़की की शादी कराना है तो मुझे इतना लाख रुपए चाहिए। लड़के बारे में अगर लड़की वाले रिपोर्ट कर देते हैं तो उनको 6 महीने तक से अधिकतम न्यूनतम 6 महीना और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास हो सकता है और 10,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है।
मीडिया में दहेज के विज्ञापन देना अपराध है। इसका दोषी पाए जाने पर 6 माह से 5 साल का कारावास और 15,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, क्या मीडिया में दहेज लेना अपराध है या नहीं? ठीक है, कितना कारावास, कितना, ये थोड़ा सा देख के जाएंगे। दहेज का हस्तांतरण की बात किया जाए, शादी से पहले दहेज से प्राप्त संपत्ति को विवाह के बाद 3 महीने के भीतर वधु को दे दिया जाना चाहिए। माने दहेज का हस्तांतरण अगर प्रॉब्लम है यहां पर, तो भाई शादी से पहले दहेज से प्राप्त संपत्ति को विवाह के बाद 3 महीने के भीतर वधु को दे दिया जाना चाहिए। ये बताया, मतलब कितना महीने समय एक चीज कॉमन है, समय 3-3 महीना विशेष करके बोला है ये हस्तांतरण के लिए कि भाई किसको दे दिया जाए, वधु को दे दिया जाए। अगर दहेज शादी के समय या उसके बाद प्राप्त हुआ है तो दहेज प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर वधु को दे देना चाहिए। देखिए समय 3 आ रहा है। वधु के नाबालिग होने की स्थिति में वधु को 18 वर्ष के होने पर 3 महीने के भीतर उसे दहेज के समान दे दिया जाना चाहिए। मतलब यहां पर है कि शादी ब्याह में जो प्रेजेंट मिलता है उससे संबंधित तार्किक है। यहां पर दहेज का जो मिला है उसको वधु को कितने महीने में सौंप दिया जाना चाहिए। वधु को 3 महीने के भीतर दहेज का सामान न देने पर आरोपी व्यक्ति को 6 माह से 2 वर्ष का कारावास और 5,000 से 10,000 जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों की सजा हो सकती है। अगर महिला की मौत विवाह के 7 साल के भीतर हो जाती है, यहां पर 7 साल याद रखना, उसकी सारी संपत्ति उनके बच्चों को दी जाएगी। अगर बच्चे ना होने की स्थिति में उसकी सारी संपत्ति को उसके माता पिता को सौंपा जा सकता है। अगर यह साबित हो जाता है कि उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करके मौत हुआ है, तब ना ऐसे कंडीशन में नहीं, माने असामयिक मौत हो जाती है विवाहिता की 7 साल के अंदर, तो इंक्वायरी हो सकती है और उसकी संपत्ति को उनके बच्चों को दिया जा सकता है। बच्चे ना होने पर उनके माता पिता को दिया जा सकता है, अन्य केसों में नहीं। दाम्पत्य अधिकारों से वंचित करना, दहेज लेने के लिए महिलाओं को उनके दाम्पत्य अधिकारों से वंचित रखने, उन्हें प्रताड़ित करने और उनका शोषण करने के दोषियों को सजा हो सकती है। दोषी व्यक्तियों को 1 वर्ष का कारावास और 500 रुपए जुर्माना हो सकता है। कहते ना, तेरे घर से तो कुछ नहीं लाया गया, प्रताड़ित किया गया है ना, तुम्हारे माता पिता ने मेरे को लूट लिया यहां पर चीजों में, या दाम्पत्य सुख से बाहर कर दिया जाए उनको, और इस घर में तुम्हारा कोई जगह नहीं है, इस प्रकार का अगर हरकत आप कर रहे हैं तो आपको दोषी व्यक्तियों को 1 वर्ष का कारावास और 500 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। पति जो अपने पत्नी को दहेज के कारण उसके दाम्पत्य अधिकार से उसे वंचित करते हो, उन्हें 1 वर्ष का कारावास, है ना, अगर ये दहेज के लिए महिलाओं को उनके दाम्पत्य वंचित रखने, प्रताड़ित करने, उनका शोषण करने, मतलब सास के लिए है ना 1 वर्ष। अब पति भी कर रहा है तो सीधा 10,000 का जुर्माना लग जाएगा। यहां पे 1 वर्ष का कारावास और 10,000 का जुर्माना लग सकता है। जुर्माने की रकम पत्नी के न्यायालय के आदेश पर मुआवजे के रूप में भी दी जा सकती है। ये चीजें याद रखना। फिर गुजारा भत्ता और खर्चे की बात कर लेते हैं। पति के दोषी पाए जाने के बाद महिला 2 महीनों के भीतर गुजारा भत्ता और खर्चे के लिए आवेदन कर सकती है। आवेदन मिलने के बाद कोर्ट गुजारा भत्ता के लिए आदेश दे सकता है। ऐसा आदेश जारी करने से पहले कोर्ट दोनों पक्षों को उचित सुनवाई का मौका देगा, जिसके अनुसार गुजारे भत्ते की रकम तय की जाएगी। अन्य तथ्य भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस अपराध पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट विचार कर सकते हैं यहां पर। और याद रखना, कभी क्वेश्चन बन सकता है कौन सा मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट ही इसका क्या कर सकता है, विचारण कर सकता है और अन्य कोई नहीं। मैंने एक क्वेश्चन यहां पर बन गया आपका। क्वेश्चन ये बन गया कि भाई दहेज से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसका विचारण कौन करेगा। यहां पर तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग ना, प्रथम वर्ग या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कोर्ट में मामले की शिकायत पुलिस अफसर, पीड़ित व्यक्ति या उसके रिश्तेदार अथवा माता पिता, कोई भी मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्था कर सकती है, या फिर कोर्ट अपनी ओर से भी अपराध के तथ्यों के विषय में जानकारी होने पर विचारण शुरू कर सकती है। दहेज गंभीर अपराध है। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारी तुरंत उस पर कार्रवाई कर जांच की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, लेकिन बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना आरोपी व्यक्ति गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, यह संज्ञेय अपराध नहीं है, इसको संज्ञेय नहीं बनाया गया। संज्ञेय का अर्थ होता है बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेना, लेकिन इसके गिरफ्तार करने के लिए आपको वारंट की आवश्यकता होगी। इस चीज को याद रखना, एक क्वेश्चन बनता है। दहेज अपराध गैर जमानती, हाँ,
इसको गैर जमानती जरूर बनाया गया, संज्ञेय तो नहीं बनाया गया लेकिन गैर जमानती बनाया गया। इसमें जमानत नहीं मिलेगी आपको, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश पर आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। इसमें अपराध आपसी समझौते से नहीं निपटाया जा सकता। हो गई बात ऐसे करके बोलते हैं चलो निपट लेते, ऐसा नहीं, एक बार दायर मतलब दायर। और न ही शिकायतकर्ता दूसरे पक्ष के साथ समझौता होने पर केस वापस ले सकता है। दहेज निषेध अधिनियम के तहत कभी भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यहाँ पर कोई वो नहीं है, दायरा नहीं है इसमें, कितने दिन के अंदर, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, इसमें साफ दिया कभी भी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कभी भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। दहेज संबंधी अपराध में आरोपी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि सिद्ध करे कि उसने ऐसा अपराध नहीं किया। अब इसी पर केंद्रित हो जाता, मतलब यह है कि कोई स्त्री उसके खानदानों पर या उसके सास ससुर पर, उसके पति पर आरोप लगा रही है कि इन्होंने दहेज मांगा है, तो दहेज नहीं मांगा इसका जिम्मेदारी उन पर आ जाएगा, आरोप जो आरोप लगाया गया उन पर हो जाएगा, वो सिद्ध करे कि हमने ऐसा नहीं किया है। राज्य सरकार के पास शक्ति है कि दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति करे। सरकार राज्य सलाहकार समिति भी नियुक्त करती, जिसका कार्य दहेज निषेध अधिकारियों को सलाह व सहयोग देना होता है। उपहार स्वेच्छा से दिए जा सकते हैं, लेकिन उपहारों को सूची बनाना जरूरी है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या बनाना है, तो उपहारों की सूची बनाना जरूरी है। इसके अलावा यह उपहार रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार दिए गए हो तथा देने वाले को आर्थिक क्षमता के मुताबिक इसका मूल्य हो। एक चीज बता दूं, दहेज से संबंधित हमारे आईपीसी इंडियन पिनल एक्ट में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन इससे काम नहीं चल रहा था, तो स्पेशल रूप से बनाने की जरूरत हो गई थी ना। दहेज अधिकार अधिनियम 1961 की बात किया जाए तो स्पेशल रूप से जो ये अधिकार बनाया गया है, ये आप लोगों के लिए, ये जो अधिनियम ये पहले था, ये 1961 जो बनाया गया दहेज निषेध अधिनियम, ये बनाने की इसलिए जरूरत हो गई कि जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड में जो बताया गया था उससे काम नहीं चल रहा था, इसलिए स्पेशल रूप से बनाने की जरूरत हुई। तो इंडियन पिनल कोड जो अपना हमारा है, भारतीय दंड संहिता में जो है उसमें क्या क्या प्रावधान है, आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन जानकारी रख लीजिए। दहेज के लिए उत्पीड़न करने वाले भारतीय दंड संहिता धारा 498A, ये ध्यान में रखेंगे, जो कि पति और उसके रिश्तेदार द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले में संबंधित है, के अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल का कैद और जुर्माना दोनों, यदि वे लड़की को स्त्री धन को उसे सौंपने से मना करते हैं। तो पहले आईपीसी में कहा गया, 406 में कहा गया धारा में, यदि किसी लड़की के विवाह के 7 साल के भीतर, इसको याद रखेंगे, असामान्य परिस्थिति में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 304 भी, इसे जरूर याद रखेंगे। 304 भी के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है अगर लड़की का आकस्मिक मौत हो गया हो तो। इसके अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 हमारे छत्तीसगढ़ ने भी यहां पारित किया, यह आपके सिलेबस में है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। दहेज की प्रथा को प्रभावी ढंग से रोकने, दहेज रूपी सामाजिक बुराई के विरुद्ध जागरूकता के प्रसार के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 लागू किया गया है। इस नियम से संबंधित प्रमुख तत्व निम्नवत है। इस नियम के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ के समस्त जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया। क्वेश्चन बन गया यहां पर कि भाई किसे दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया, तो जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को नियुक्त किया गया। प्रत्येक जिले में प्रतिशत अधिकारी, ये प्रतिषेध होगा ना यहां पर, प्रत्येक जिले में प्रतिषेध अधिकारी को परामर्श देने एवं प्रकरणों की समीक्षा के लिए दहेज प्रतिषेध सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। दहेज से संबंधित अपराध की शिकायत होने पर स्व विवेक से प्रतिषेध अधिकारी मामले की बिना वारंट या सूचना के जांच कर सकती। अब यह देख लिए आपका जो 1961 में बोला गया था भाई कि बिना वारंट के जांच नहीं कर सकती, लेकिन 2004 में थोड़ा उल्टा है। 2004 में ध्यान रखेंगे, इसमें प्रतिषेध अधिकारी को बिना वारंट के सूचना के जांच कर सकती है, थोड़ा सा विरोधाभास दोनों में है। जबकि 1961 में बोला गया था बिना वारंट के कोई भी पुलिस अधिकारी जांच नहीं कर सकती, लेकिन वहीं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 जो छत्तीसगढ़ ने पारित किया, उसमें कहा गया कि बिना वारंट के ये जो जांच किया जा सकता, किसके द्वारा, प्रतिषेध अधिकारी जो है उसके द्वारा जांच
जांच किया जा सकता है। दहेज से संबंधित शिकायत दहेज प्रतिषेध अधिकारी नजदीकी थाने में की जा सकती है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा और वीडियो देखना है तो फिर से एक बार बता दूं, मेरे प्लेलिस्ट में चाहिए, वहां पर मैं महिला जो पर्यवेक्षक सुपरवाइजर संबंधित बहुत सारे वीडियो डाल रहा हूं। हर दिन मेरा टारगेट है 3 वीडियो डालने का। ठीक है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता तब तक मैं यहां पर आपको फ्री में साथ देने का वादा करता हूं। थैंक यू वेरी मच।